डेरियस फोरॉक्स की शानदार किताब थिंक स्ट्रेट से जुड़े कुछ नोट्स और हमारी रिसर्च है। बहुत ही उम्दा किताब है। हाँ, और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प है। हम ये समझने की गहराई में जाएंगे कि कैसे केवल अपने विचारों को यानी हमारे थॉट्स को बदलकर जीवन के हर एक पहलू को पूरी तरह से बदला जा सकता है। एग्जैक्टली चाहे वो हमारा करियर हो, हमारे आपसी रिश्ते हों, बैंक बैलेंस हो या फिर हमारा स्वास्थ्य। अक्सर इंसान अपने विचारों को एक तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह समझता है। हाँ, जो बस बज रहा है। बिल्कुल, और लगता है कि उस पर ध्यान देने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम इस गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। ये बहुत ही सटीक बात कही और इस चर्चा की शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि देखिए, ये महज कोई खोखली मोटिवेशनल बात नहीं है। हाँ। लोग अक्सर इसे मोटिवेशन मान लेते हैं, जो कि ये नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस और प्रमाणित विज्ञान काम कर रहा है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि विचार बस यूं ही दिमाग में आते जाते रहते हैं, जैसे आसमान में बादल। बिल्कुल सही। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। विचार कोई अमूर्त चीज नहीं है, वे असल में न्यूरोलॉजिकल घटनाएं हैं जो हमारे दिमाग की भौतिक संरचना को बदलती हैं। और आज का ये विश्लेषण इसी वैज्ञानिक आधार को डिकोड करने के बारे में है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सोर्स मटेरियल में जो सबसे पहली और चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि विचार सिर्फ भावनाएं या हवाई बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे हमारे फैसलों को और हमारी पूरी वास्तविकता को आकार देते हैं। रिसर्च ये साफ तौर पर दिखाती है कि हमारे थॉट्स हमारे जीवन को अनबिलीवेबल तरीके से कंट्रोल करते हैं। सही बात है। लेकिन अगर विचार इतने ही शक्तिशाली हैं तो इंसान अक्सर नकारात्मक विचारों में ही क्यों फंसा रहता है? इसका जवाब न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान में छिपा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो दिमाग कोई फिक्स चीज या पत्थर पर खींची लकीर नहीं है। ये लगातार बदल रहा है। इसे एक घने जंगल की तरह समझा जा सकता है। घने जंगल की तरह? हाँ, जब हम किसी नए रास्ते पर पहली बार चलते हैं तो वो रास्ता झाड़ियों और कांटों से भरा होता है। चलना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। लेकिन जब हम उसी रास्ते पर बार बार चलते हैं तो एक साफ पगडंडी बन जाती है। बिल्कुल। और फिर एक समय आता है जब वो पगडंडी एक चौड़ी सड़क में बदल जाती है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। यानी हम जो बार बार सोचते हैं। एग्जैक्टली। हम जीवन में जो भी नई इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारा ब्रेन उसी के बेस पर खुद को नया बनाता रहता है। तो अगर कोई इंसान बार बार किसी एक ही चीज के बारे में सोचता है, चाहे वो हार का डर हो या जीत का विश्वास, तो दिमाग उसी विचार के अकॉर्डिंग नए न्यूरल कनेक्शन बनाने लगता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब अनजाने में ही इंसान अपने दिमाग को फेलियर के लिए ट्रेन कर रहा होता है। बिल्कुल। अगर कोई लगातार खुद से ये कहता रहे कि वो किसी काम में फेल हो जाएगा, तो उसका ब्रेन असल में सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरल कनेक्शन बनाने की पॉसिबिलिटी को ही कम कर देता है। सोर्स में इसी बात को साबित करने के लिए दो बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण एक ऐसे इंसान का है जिसने खुद को लगातार ये विश्वास दिलाया कि वो अपनी बीमारी से बड़ा है। हाँ, वो कैंसर वाला केस। हाँ, उसने इस विचार को अपनी पहचान बना लिया और इसी सोच के साथ उसने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई लड़ी। उसके विचार ने उसके शरीर की रिकवरी में एक उत्प्रेरक का काम किया। ये माइंड बॉडी कनेक्शन का बहुत बड़ा सबूत है। और दूसरा उदाहरण एक ऐसे बिजनेसमैन का है जिसने खुद को बिल्कुल अजेय यानी इनविंसिबल मान लिया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कभी फेल नहीं हुआ। नहीं, बल्कि इसका मतलब ये था कि उसने फेलियर को अपनी हार नहीं माना। इसी विचार की बदौलत उसने बिजनेस की दुनिया में शानदार सफलता हासिल की। इन दोनों ही उदाहरणों का सबसे अहम पहलू ये है कि इन्होंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ दिया। खुद को सीमित करने वाली सोच। सही कहा। अक्सर बाहर की कोई बाधा नहीं, बल्कि इंसान के अपने ही विचार उसकी सक्सेस और खुशी के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। जैसे बार बार खुद से कहना कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या मैं ये नहीं कर सकता। फेलियर से डरना, रिस्क लेने से बचना, या फिर अपनी ही सक्सेस को कम आंकना, ये सब खुद की आलोचना करने के तरीके हैं जो दिमाग में उसी घने जंगल वाली पगडंडी को मजबूत करते हैं, जो इंसान को हमेशा पीछे ढकेलती है। बिल्कुल। अगर ये लिमिटिंग बिलीव्स इतने गहरे होते हैं तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ ये सोच लेना कि आज से मैं पॉजिटिव रहूंगी शायद काफी नहीं होता। नहीं, सिर्फ सोचने से बात नहीं बनती। सोर्स मटेरियल में इस बदलाव के कुछ बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीके सुझाए गए हैं।
एक तरीका तो ये है कि खुद की क्रिटिसिज्म करने के बजाय अपने आप से उसी तरह बात की जाए जैसे किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। सेल्फ कंपैशन। हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प समाधान मुझे लगा वो है नए स्किल सीखना। ये बहुत असरदार है। चाहे वो कोई नई लैंग्वेज सीखना हो या कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना, और साथ ही खुद के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करना। क्या नए स्किल सीखने से सच में विचारों की दिशा बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। जब कोई नया स्किल सीखा जाता है तो दिमाग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। वो नए न्यूरल पाथवे बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि खुद को बेहतर बनाने का ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से, यानी आत्म जागरूकता। हाँ, खुद को सुधारने का सबसे पहला कदम यही है कि इंसान अपने ही विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाए। बिना ये जाने कि दिमाग में चल क्या रहा है, उसे बदला नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। सोर्स इसे न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन या तटस्थ अवलोकन कहता है। इसका मतलब है अपने विचारों को बिना ये जज किए देखना कि वो अच्छे हैं या बुरे, बस उन्हें पहचानना। बिल्कुल। लेकिन ये न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे किया जा सकता है? क्या इसका मतलब बस एक कोने में बैठकर सोचना है? नहीं, इसे बहुत ही सक्रिय तरीके से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी को काम में कोई गलती करने पर यह विचार आता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, जो कि बहुत आम है। बहुत आम है। न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन का मतलब है इस विचार के साथ बहने के बजाय एक कदम पीछे हटना और कहना, मेरे दिमाग में अभी ये विचार आया है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मतलब खुद को विचार से अलग कर लेना। बिल्कुल। ये छोटा सा अंतर उस विचार की ताकत को खत्म कर देता है। इसके लिए जर्नलिंग करना, यानी अपने विचारों को कागज पर लिखना, बहुत मददगार साबित होता है। या फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना। जर्नलिंग और माइंडफुलनेस के साथ साथ इस रिसर्च में 2 और कॉन्सेप्ट्स उभर कर आते हैं जो नजरिए को पूरी तरह से बदल सकते हैं। विजुअलाइजेशन और आभार, यानी ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल है। अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में जो कमी है उसी पर फोकस करता है और जो अच्छा है उसे भूल जाता है। सोर्स में आभार व्यक्त करने के बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सूर्यास्त देखना। हाँ, भाग दौड़ भरे दिन में कुछ पल रुककर एक खूबसूरत सूर्यास्त को देखना और उसकी सराहना करना, या बस इस फैक्ट के लिए शुक्रगुजार होना कि हम जीवित हैं और स्वस्थ हैं। छोटी छोटी चीजें। यहाँ तक कि जब कोई छोटा सा भी काम करता है, जैसे दरवाजा खोलकर रखना या कॉफी देना, तो उसे दिल से धन्यवाद कहना, ये चीजें दिमाग को अभाव से निकालकर प्रचुरता की तरफ ले जाती हैं। और ग्रैटिट्यूड के साथ साथ जब विजुअलाइजेशन को जोड़ा जाता है तो परिणाम और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन का सही तरीका क्या है? यह स्पष्ट करना जरूरी है कि विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना या दिन में सपने देखना नहीं है। सिर्फ ये सोचना कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होगी काफी नहीं है। नहीं, इसका सही तरीका यह है कि लक्ष्य को पा लेने की इमेजिनेशन की जाए, और सबसे अहम बात, उसमें शामिल भावनाओं को गहराई से महसूस किया जाए। भावनाओं को महसूस करना। हाँ, जब आंखें बंद करके ये कल्पना की जाती है कि लक्ष्य अचीव हो गया है, तो जो गर्व, खुशी और संतुष्टि की भावना पैदा होती है, पूरा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि दिमाग वास्तविक घटना और गहराई से महसूस की गई कल्पना के बीच बहुत अच्छी तरह से अंतर नहीं कर पाता है ना। बिल्कुल सही। इसलिए वे भावनाएं फिर असल जिंदगी में ठोस एक्शन लेने के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा बन जाती हैं। यहाँ से बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि जब एक्शन लेने की बात आती है तो लक्ष्य यानी गोल्स की बात आना लाजमी है। बिना गोल्स के एक्शन का कोई मतलब नहीं। और अक्सर लोग इच्छाओं को ही लक्ष्य मान लेते हैं। सोर्स में इच्छा और लक्ष्य के बीच का अंतर बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई कहता है मैं फिट होना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक इच्छा है। ये बहुत ही धुंधली बात है, इसमें कोई दिशा नहीं है। ये तो बस एक सोच है। हाँ, लेकिन अगर कोई कहता है मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, तो ये एक स्पष्ट लक्ष्य है। इसे ही स्मार्ट गोल कहते हैं। बिल्कुल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जैसे 5 किलो वजन मेजरेबल है और 3 महीने टाइम बाउंड है। जब तक लक्ष्य स्मार्ट नहीं होंगे तब तक विचार हकीकत में नहीं बदलेंगे। और जब लक्ष्य इतने स्पष्ट हो जाएं, तो उन्हें हासिल करने के लिए प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट की रणनीतियां जरूरी हो जाती हैं। क्योंकि बेहतरीन लक्ष्य भी बिना सही टाइम मैनेजमेंट के अधूरे रह जाते हैं। सोच में काम को प्राथमिकता देने का एक बहुत ही कारगर तरीका बताया गया है, ABCD मेथड। हाँ, ABCD मेथड। इससे रोजमर्रा के काम में लागू करना बहुत आसान है।
इसमें ए कैटेगरी में वो काम आते हैं जो सबसे जरूरी हैं और जिन्हें बिल्कुल टाला नहीं जा सकता। जैसे कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना जो आज ही देना है। एग्जैक्टली। बी में वो काम है जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन जिन्हें तुरंत करने की कोई जल्दी नहीं है। जैसे कोई नया स्किल सीखने के लिए रिसर्च करना। हाँ, सी कैटेगरी में कम जरूरी काम आते हैं, जैसे कुछ ईमेल्स का जवाब देना जो इंतजार कर सकते हैं। और डी कैटेगरी? डी में वो काम जो न तो जरूरी हैं और न ही महत्वपूर्ण, जैसे बिना किसी मकसद के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। तो दिन की शुरुआत हमेशा ए टास्क से करनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक ए टास्क पूरे ना हो बी पर नहीं जाना चाहिए और डी को तो पूरी तरह से अपनी लिस्ट से हटा ही देना चाहिए। ये मेथड तो वाकई दिन भर की भागदौड़ को बहुत व्यवस्थित कर सकता है, लेकिन एक बात जो अक्सर देखने में आती है वो ये है कि अगर किसी काम के लिए पूरा दिन हो तो इंसान उसे पूरे दिन में ही खत्म करता है। हाँ, ऐसा ही होता है। जबकि वही काम शायद 2 घंटे में भी हो सकता था। ऐसा क्यों होता है? यही तो पार्किंसंस लॉ है जिसका जिक्र सोर्स में किया गया है। ये नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी काम को करने में उतना ही समय लगता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए तय किया जाता है। यानी दिमाग खुद को उसी दी गई समय सीमा के अनुसार एडजस्ट कर लेता है। हाँ, अगर किसी 1 घंटे के काम के लिए पूरा दिन दे दिया जाए तो इंसान उसे खींचता रहेगा, बार बार ब्रेक लेगा और वो काम सच में पूरा दिन ले लेगा। इसलिए खुद को थोड़ी सख्त डेडलाइन देना प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देता है। बिल्कुल। इसी प्रोडक्टिविटी से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प नियम सोर्स में सामने आया है, 2 मिनट रूल। ये मेरा पसंदीदा है। ये बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। इसके अनुसार अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है तो उसे बाद के लिए टालने के बजाय तुरंत कर लेना चाहिए। जैसे किसी छोटे से ईमेल का रिप्लाई करना या अपनी डेस्क साफ करना। अक्सर इंसान इन छोटे कामों को टालता रहता है और फिर वे एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। ये 2 मिनट रूल उन छोटे छोटे कामों के बोझ को दिमाग से हटाने में बहुत मदद करता है। लेकिन इन सब नियमों के बावजूद एफिशिएंसी तभी आ सकती है जब डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। और डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहरी नहीं होते। सही कहा। मोबाइल फोन के नोटिफिकेशंस या आसपास का शोर बाहरी डिस्ट्रैक्शन है जिन्हें फोन साइलेंट करके कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन, जैसे बेवजह की चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स या फिर आलस से। जब इंसान काम करने बैठता है और अचानक दिमाग में आता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो वो काम छोड़ देता है। इन्हीं अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए ही हमने पहले जो माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस की बात की थी वो सबसे ज्यादा काम आती है। ये तो हुई विचारों, काम और टाइम मैनेजमेंट की बात, लेकिन क्या हम इसी थिंक स्ट्रेट अप्रोच को अपनी बाहरी दुनिया के अहम पहलुओं पर भी लागू कर सकते हैं, जैसे हमारे रिश्ते या हमारा पैसा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो थिंक स्ट्रेट के सिद्धांत हमारे रिश्तों, हमारे पैसों और हमारे स्वास्थ्य पर पूरी तरह से लागू होते हैं। रिश्तों में ये कैसे काम करता है? रिश्तों की बात करें तो एक मजबूत रिलेशनशिप बनाने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चाबी है। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है। हाँ, जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय बिना किसी आलोचना के उन्हें सच में सुनना, इसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, जैसे आंखों से संपर्क बनाना, इससे सामने वाले को एहसास होता है कि उसकी अहमियत है। और सबसे मुश्किल लेकिन सबसे अहम बात, किसी विवाद के दौरान शांत रहकर दूसरे इंसान के नजरिए को समझना। गलती होने पर बिना हिचकिचाहट माफी मांगना और दूसरे इंसान को माफ कर देने की ताकत। यही वो चीजें हैं जो रिश्तों को खोखला होने से बचाती हैं। रिश्तों के बाद अगर हम फाइनेंस यानी वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो भले ही ये किताब मुख्य रूप से फाइनेंस पर आधारित ना हो, लेकिन इसके विचार यहाँ भी कमाल का काम करते हैं। पैसे के मामले में विचार कैसे काम करते हैं? पैसे के मामले में सबसे बड़ी गलती अक्सर भावनाओं में बहकर होती है, जैसे तनाव में होने पर रिटेल थेरेपी के नाम पर बेतहाशा खर्च कर देना। ये बहुत आम है। यह अप्रोच सिखाती है कि इमोशनल होकर या अचानक किसी आवेग में आकर पैसे से जुड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। हमेशा लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना जरूरी है। और रातों रात अमीर बनने की सोच भी खतरनाक है। हाँ, क्विक प्रॉफिट की सोच अक्सर बड़े नुकसान की तरफ ले जाती है। इसकी जगह लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। और एक बहुत ही बेसिक बात जो सोर्स में बताई गई है, अपने खर्चों को ट्रैक करना। जब तक ये पता नहीं होगा कि पैसा जा कहाँ रहा है, तब तक उसे सही दिशा में नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल। और जब स्वास्थ्य की बात आती है
तो रिसर्च हमें बार बार ये याद दिलाती है कि संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर में बीमारियों का न होना नहीं है। ये मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। शरीर और दिमाग अलग अलग काम नहीं करते। अगर कोई लगातार तनाव में रहता है या अपनी भावनाओं को दबाता है तो उसका सीधा असर उसकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसीलिए गहरी सांस लेना, योगा करना या रेगुलर एक्सरसाइज करना सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी फिट रखता है। हेल्थ वाले इसी हिस्से में स्लीप हाइजीन यानी नींद को सुधारने के बारे में भी काफी कुछ है। हाँ, सोर्स ने नींद के लिए कुछ बहुत ही सटीक विवरण दिए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज है। अच्छी नींद के लिए क्या सुझाव है? रिसर्च सुझाती है कि हर रात लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करनी चाहिए ताकि शरीर की आंतरिक घड़ी सेट हो सके। एक फिक्स्ड रूटीन। सोने से पहले का एक रिलैक्सिंग रूटीन होना चाहिए, जैसे कोई किताब पढ़ना या कोई बहुत ही हल्का संगीत सुनना। गर्म पानी से नहाना भी शरीर को सोने के लिए तैयार करने में बहुत मदद करता है। और बेडरूम का माहौल कैसा होना चाहिए? ये एक बहुत ही जरूरी टिप है। सोने का कमरा पूरी तरह से डार्क यानी अंधेरा, क्वाइट यानी शांत और कोल्ड यानी ठंडा होना चाहिए। ठंडा कमरा शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है, जो गहरी नींद के लिए बायोलॉजिकल जरूरत है। और सोने से पहले कैफीन या शराब से बचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये नींद आने में रुकावट डालते हैं और नींद की क्वालिटी भी खराब करते हैं। नींद के ये नियम सीधे तौर पर हमारे ब्रेन के फंक्शन और उसी न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़े हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। वो कैसे? जब इंसान सोता है तो उसका दिमाग बंद नहीं होता। एक अच्छी नींद ब्रेन को दिन भर की थकावट से रिकवर करने, सीखी गई नई चीजों को प्रोसेस करने और उन नए न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करने का जरूरी समय देती है। यानी बिना अच्छी नींद के विचारों को बदलने की ये पूरी प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। एग्जैक्टली। तो आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, हमारे विचार हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल है। बिल्कुल सही। न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान से लेकर प्रोडक्टिविटी के ABCD मेथड तक और यहाँ तक कि हमारे सोने के कमरे के तापमान तक, हर एक चीज अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि दिमाग को कैसे निर्देशित किया जा रहा है। विचार वास्तविकता का निर्माण करते हैं और उन्हें सही दिशा देना पूरी तरह से इंसान के अपने हाथ में है। सच में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। आज के इस विश्लेषण से ये गहराई से समझ में आ गया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण दिमाग कोई रुकी हुई चीज नहीं है। वो हर पल, हर सेकंड मौजूदा विचारों के अनुसार खुद को बदल रहा है और नए तार जोड़ रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज इसी पल दिमाग के बैकग्राउंड में जो भी डिफॉल्ट विचार चल रहे हैं, क्या वे ब्रेन को भविष्य के किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं या भविष्य की असफलता के लिए? आज इसी वक्त दिमाग किस सांचे में ढल रहा है? ये वाकई एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर सबको ठहर कर सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक विचार के साथ इंसान अपना ही भविष्य गढ़ रहा होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस डीप डाइव ने विचारों की इस ताकत को एक नए और वैज्ञानिक नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। हम सभी को अपने विचारों की जांच करनी चाहिए और उन्हें सही दिशा देकर वो बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए जो असल में जरूरी है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।